हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2025 के लिए मेरे साथीगण, आज मॉक टेस्ट नंबर 20 है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। अभी तक आपने 1 से अगर 19 तक मॉक टेस्ट देख चुके होंगे, तो प्लीज़ दोस्तों, आप सबको क्लास कैसा लग रहा है। हूबहू दोस्तों आपकी एग्ज़ाम में जो जो क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपके लिए दोस्तों हर एक दिन हर एक मॉक टेस्ट आपके 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ, है ना। तो दोस्तों आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो कि पहला क्वेश्चन दिया गया था दोस्तों, कि भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधित दायित्व का उल्लेख किया गया है। तो बेसिकली मेरे साथीगण, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इनके बारे में कहा गया है। आपके एग्ज़ाम में हमेशा डीपीएसपी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिकली दोस्तों आपको याद रखना है, आपके आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी को लाया गया था। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ, ये भाग जो कि 4 में इसका वर्णन किया गया है, जो 36 से लेकर 51 आर्टिकल के बीच में आपके डीपीएसपी के बारे में कहा गया है। और बेसिकली दोस्तों आपके एनटीपीसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल जो 37 है ना, उसमें क्या कहा गया है। तो बेसिकली ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आर्टिकल 37 में कहा गया कि डीपीएसपी को कोई भी न्यायालय द्वारा नहीं लागू किया जा सकता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर मैं साथीगण मौलिक अधिकार की बात करूं, तो मौलिक अधिकार बेसिकली आपके भाग जो कि ये आपके 3 में दोस्तों 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में कहा गया है। और मौलिक अधिकार बेसिकली आपके अमेरिका से लाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। मौलिक कर्तव्य मेरे दोस्तों भाग 4 ये में इनका वर्णन किया गया है। और बेसिकली आर्टिकल 51 ये के तहत मौलिक कर्तव्य के बारे में कहा गया है। आपके एनटीपीसी में मौलिक कर्तव्य जो कि दोस्तों अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, उनसे संबंधित दोस्तों 11 का 11 मौलिक कर्तव्य आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों खूब पूछता है कि आर्टिकल 51 ये बी में क्या कहा गया है, आर्टिकल 51 ये में क्या कहा गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये जितने भी एक्सप्लेन आपके लिए मैं कर रहा हूँ दोस्तों, आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बनेगा। दोस्तों अगर मैं प्रस्तावना की बात करूं, तो प्रस्तावना बेसिकली अगर मैं बात करूं, तो इसका प्रस्तावना की भाषा बेसिकली अगर ऑस्ट्रेलिया से लाया गया, और प्रस्तावना का विचार आपके अमेरिका के संविधान से लाया गया था। तो दोस्तों ये आपको इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। और दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन का लेवल और अगर उनका एक्सप्लेन, अगर दोस्तों मेरे साथीगण आप सबको अगर अच्छा लगता है ना, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना और चैनल के साथ आप ज़रूर जुड़िएगा। दोस्तों मैं आपके लिए एसएससी जीडी का टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ। ऐसे मेरे साथीगण जो इस बार एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो पुनः एक बार आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों इसी वीडियो सेक्शन में मैंने डेली अपलोड करता हूँ, और साथ ही दोस्तों इनका प्लेलिस्ट में भी बनवा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए कि इनमें से किसे भारतीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है। तो बेसिकली पीसी महालोबिस को भारतीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है। बेसिकली ये सेकंड जो पंचवर्षीय योजना जब हुआ था ना, बेसिकली 1951 से 56 पहली पंचवर्षीय योजना, 56 से जो 61 के बीच में आपके जो दूसरा पंचवर्षीय योजना हुआ ना, बेसिकली आपके उद्योग पे आधारित था। और उन्हीं दूसरे पंचवर्षीय योजना बेसिकली पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। और बेसिकली दोस्तों ये आपके भारत के योजना वास्तुकार कहा जाता है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि यूराल पर्वतमाला डैश और डैश को अलग करता है। तो बेसिकली एशिया और यूरोप को बेसिकली यूराल पर्वतमाला अलग करता है। दोस्तों हर एक क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों मैं आप सबको ऐसे तरीके से पेपर सेट करके लाता हूँ दोस्तों, ताकि आपको हाई लेवल, मॉडरेट लेवल, इजी लेवल और इन सभी दोस्तों क्वेश्चन को, उनके एक्सप्लेन को मैं आपके लिए करता हूं, ताकि दोस्तों आपके लिए क्लास अगर आप मेरे देख रहे हो दोस्तों,
तो बहुत इंपॉर्टेंट है और हो सके दोस्तों सारा का सारा आपको याद करना है ना। इनमें से किस रोग से पीड़ित रोगी नेत्रदान कर सकता है? बेसिकली जो मधुमेह से पीड़ित रोगी होता है ना, वो नेत्रदान कर सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन शायद मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ, है ना। तो यकीनन दोस्तों आप सबसे भी मेरा रिक्वेस्ट है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी आता है जो हमें पहले नहीं पता रहता है ना। तो दोस्तों अगर आए तो हमें याद करना है ना, नहीं आता तो दोस्तों स्क्रीनशॉट मार के क्लास ख़त्म हो जाए तो एक बार ज़रूर रिवीजन करना। अगला क्वेश्चन है कि स्तूप में जो निर्मित छज्जे होते हैं ना, जैसे संरचना को क्या कहा जाता है? तो बेसिकली हर्मिका कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपकी हर्मिका। और कई बार आपके एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों मैं हर एक क्वेश्चन को लाता हूँ, ये नहीं कि हर कोई बच्चा बना ले। ऐसे भी क्वेश्चन लाता हूँ कि दोस्तों आप आए हो तो नहीं जानते तो कम से कम सीखोगे, है ना। ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि जो मैं जानता हूँ वही क्वेश्चन मुझे पढ़ना, नहीं दोस्तों, सीखना है दोस्तों, मेन फोकस सीखना है। जितना सीखोगे उतना दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, है ना। अगला क्वेश्चन मेरे साथीगण कि जौ किस संघ के बेसिकली संबंधित है? तो बेसिकली एनालिडा से जौंक संबंधित है। हमेशा आपके एग्ज़ाम में मोलस्का से और प्लेटी हेलमिंथेस से, इन सभी जितने भी दोस्तों संघ है उनसे संबंधित एग्जाम्पल हमेशा आपके एसएससी हो या रेलवे हो हमेशा क्वेश्चन पूछता है। तो बेसिकली दोस्तों आपको इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ना है ना। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सी पहाड़ियों की चोटी का नाम डोडा बेटा है? तो बेसिकली जो नीलगिरी पहाड़ी है ना, उन्हीं के उच्च चोटी का नाम डोडा बेटा है। और बेसिकली आपको याद रखना है, हमेशा आपके एग्ज़ाम में डोडा बेटा से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। साथीगण आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारे अभी भारत के राष्ट्रपति भवन किस पर्वतमाला के श्रेणी में आता है? तो बेसिकली आरावली पर्वत श्रेणी में आता है। और दोस्तों जो रायसीना हिल्स पे स्थित है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, आपके एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों उम्मीद है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने की, है ना। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो मसाई जनजाति बेसिकली किस राज्य में पाया जाता है या फिर किस देश में पाया जाता है? तो बेसिकली आपके अफ्रीका देश में मसाई जनजाति पाया जाता है। और इस पॉइंट को याद रखना, हमेशा भारत में गोंड जनजाति आ जाए, भील जनजाति आ जाए, उनसे संबंधित आपके राज्य में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसके कारण से दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है एग्ज़ाम से पहले एक बार उन सभी जनजाति से संबंधित एक बार जरूर सर्च कर लेना, क्योंकि उनका ऊपर नीचे होता रहता है ना, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डिब्रू सेखावा जैव संरक्षित जो क्षेत्र है ना, बेसिकली आपके असम राज्य में स्थित है। और डिब्रू सेखावा, मानस, इन सभी बेसिकली जितने भी जैव संरक्षित क्षेत्र है ना, आपके असम राज्य में स्थित है। और बहुत इंपॉर्टेंट, डिब्रू सेखावा से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि इनमें से कौन से कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में मौजूद एकमात्र अधात्विक पदार्थ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ब्रोमीन। एक ऐसे तत्व है दोस्तों जो बेसिकली आपके द्रव अवस्था में कमरे के ताप पे रहता है। और ये आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था और पूछा जाने की इतनी संभावना है। और दोस्तों कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो बेसिकली आपको याद रखना है। साथीगण अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था, दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य का घोषणा कब किया गया था? तो बेसिकली कलकत्ता अधिवेशन 1906 में आपके दादा भाई नौरोजी ने स्वराज का जो लक्ष्य था ना, इनका घोषणा किया गया था। और दोस्तों हमेशा आपके एग्ज़ाम में कलकत्ता अधिवेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको हमेशा याद रखना। इंडियन नेशनल कांग्रेस से, है ना। इनकी अगर मैं बात करूँ तो 1885 में इनकी स्थापना हुआ था, है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 1885 में इनकी स्थापना कहाँ पे हुआ था? तो बेसिकली लोग आपके कलकत्ता आंसर मारता है मेरे साथीगण, लेकिन आपको बम्बई आंसर मारना है, आपको सही करके आना है, गलत नहीं करना है ना। तो 1885 में कलकत्ता अधिवेशन जो पहला बार गठन हुआ तो आपके बम्बई में हुआ था, है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर मेरे क्लास में आ रहे हो ना दोस्तों, तो मैं हर एक क्वेश्चन आपको ऐसे ऐसे बताऊंगा ना दोस्तों, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ना मेरे साथीगण।
पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? अगर मैं बात करूँ साथीगण तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कर्णप्रयाग में पिंडर नदी आपके अलकनंदा से मिलता है। हमेशा आपके एग्जाम में विष्णु प्रयाग से, रुद्रप्रयाग से और साथीगण आपके एग्जाम में हमेशा देव प्रयाग से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूँ विष्णु प्रयाग से कि किस किस से मिलता है, तो धौली गंगा और अलकनंदा, जो मैं कुछ कह रहा हूँ दोस्तों इसको आप नोट कर लेना। आपके जो विष्णु प्रयाग है ना, धौली गंगा और अलकनंदा को आपस में मिलता है। अगर मैं बात करूँ रुद्र प्रयाग जो न साथीगण, सो आपके मंदाकिनी और आपके अलकनंदा ये आपको मिलता है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों कर्ण प्रयाग, तो बेसिकली पिंडर और आपके अलकनंदा से मिलता है। अगर साथीगण देव प्रयाग की मैं बात करूँ तो भागीरथ और अलकनंदा, ये जितने भी दोस्तों मैं आपको चार नाम कहा, आपके एनटीपीसी में दोस्तों बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विशेषकर दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ दोस्तों आप इसे नोट कर लेना। एक बार मैं पुनः कह रहा हूँ कि विष्णु प्रयाग आपके धौली गंगा और अलकनंदा से मिलता है। रुद्रप्रयाग की मैं बात करूँ दोस्तों तो आपके मंदाकिनी और अलकनंदा से मिलता है। कर्णप्रयाग आपके पिंडर और अलकनंदा से मिलता है। और देवप्रयाग मेरे दोस्तों भागीरथ और अलकनंदा से मिलता है। यकीनन आपके जितने भी दोस्तों ये प्रयाग है ना, लास्ट में आपके अलकनंदा से ही मिलता है। केवल एक एक नाम आपको एक्स्ट्रा में याद रखना है, लास्ट में आप अलकनंदा को जोड़ता चला जाइएगा, है ना। तो दोस्तों आप सबको कैसा क्लास लग रहा है? और दोस्तों अगर मेरे मेहनत के लिए, अगर मेरे कंटेंट को अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों आप एक बार ज़रूर रिव्यू दीजिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन है चीनी के अल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बेसिकली दोस्तों किण्वन कहा जाता है। कि जो चीनी के जो अल्कोहल होता है ना, उनका जब रूपांतरण किया जाता है, जब उनका प्रक्रिया को बेसिकली किण्वन कहा जाता है। और इस पॉइंट को बेसिकली आपको याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है साइंस से, है ना। मनरेगा योजना के अंतर्गत निम्न में से किस अधिकार की गारंटी दिया जाता है? तो बेसिकली इसमें 100 दिन का काम करने का अधिकार दिया जाता है। और बेसिकली इसमें काम का अधिकार है राइट टू, बेसिकली दोस्तों अधिकार इनके बारे में दोस्तों कहा गया है ना। हमेशा मनरेगा से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो आपको याद रखना है। अगला अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ कि मीराबाई कहाँ की राजपूत जो कि राजकुमारी थी? तो बेसिकली मेड़ता की आपके राजपूत राजकुमारी थी। आपके एग्जाम में हमेशा मीराबाई से क्वेश्चन देखने को मिलता है ना। तो दोस्तों मैं आपके लिए हर एक क्वेश्चन को सेट करता हूँ, ताकि अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं या फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके लिए वही क्वेश्चन मैं लाऊं, ताकि आपके एग्जाम में पूछे जाने की इतनी संभावना है। क्योंकि एनटीपीसी में तो थोड़ा बहुत हल्का हल्का तो आता नहीं, आता है थोड़ा मॉडरेट लेवल में। तो दोस्तों मैं आपको आसान क्वेश्चन कराने का कोई फ़ायदा नहीं, आपको ऐसा ही दोस्तों एनालिसिस कराओ, ताकि अपने आप में भी अंडरस्टैंड हो कि हाँ इस तरीके से आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन देखा जाता है ना। अगला क्वेश्चन है मेरे साथीगण की स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? अगर मैं बात करूँ सामान्यतः स्तनधारी के बाल होते हैं, सही बोल रखा है। बच्चों को दूध पिलाने के लिए उनके स्तन ग्रंथि मौजूद होते हैं, ये भी करेक्ट बात है। कुछ स्तनधारी अंडे भी देते हैं, ये भी सही। लेकिन दोस्तों इसमें कह रहा है कि इनके हृदय में 3 प्रोकोष्ठक होता है, ये दोस्तों आपके स्तनधारी में नहीं होता है। बेसिकली इस क्वेश्चन का गलत आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमेशा याद रखना स्तनधारी हमेशा उनका बाल होता है, वो हमेशा बच्चे को दूध पिला सकते हैं। और कुछ स्तनधारी जैसे भी हैं जो आपको अंडा भी देता है, तो ये आपको याद रखना है, जिसमें से बहुत लोग आंसर डी मार्क के आएगा दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों हर एक क्वेश्चन को हर एक लेवल के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि दोस्तों आप एग्ज़ाम में जाके गलती ना करें दोस्तों। एग्ज़ाम देने से पहले ज़रूर बचें, है ना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? कुतुब मीनार दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा निर्माण करवाया गया था, जो कि दोस्तों आपके बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कुतुब मीनार। और अग्रसेन की जो बावड़ी ये भी बेसिकली दिल्ली में है, और लाल किला भी आपके दिल्ली में है। पंचमहल दोस्तों ये आपके बेसिकली दिल्ली में नहीं है। और हमेशा इनसे संबंधित दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि इन्हें यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो इस पॉइंट को भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। ये जितने भी स्मारक है ना दोस्तों, आगरा के स्मारक, दिल्ली के स्मारक हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय विकास परिषद जो एनडीसी के अध्यक्ष बेसिकली कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं।
उसी तरह से दोस्तों आपके नीति आयोग के भी अध्यक्ष की मैं बात करूँ तो प्रधानमंत्री होता है। अगर मैं बात करूँ नीति आयोग तो 1 जनवरी 2015 में इनकी स्थापना हुआ था। बेसिकली योजना आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग का गठन किया गया था। और अगर अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो रोगजनक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? तो एंटीबायोटिक्स को कहा जाता है। जो रोगजनक सूक्ष्म जीव होता है ना, उनकी अगर मैं वृद्धि को रोकना चाहते हैं ना, तो बेसिकली एंटीबायोटिक दवा को बेसिकली कहा जाता है। जो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। सत्यशोधक समाज की संस्थापना कौन है? तो ज्योतिबा फुले। बहुत इंपॉर्टेंट है सत्यशोधक समाज, जो कि ज्योतिबा फुले के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। और हमेशा आपके एसएससी हो या जीडी हो या आपके एनटीपीसी हो, सत्यशोधक समाज या ज्योतिबा फुले से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है ना दोस्तों। और गुलामगिरी भी पुस्तक आपकी बेसिकली ज्योतिबा फुले जी के द्वारा लिखा गया था। ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, गुलामगिरी पुस्तक। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुआ था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 से लेकर 1210 के बीच में इनका कार्यकाल रहा था। फिर जाके दोस्तों आपके इल्तुतमिश, जो कि कार्यकाल पे आया था 1211 से लेकर 36 तक। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमेशा आपके दिल्ली सल्तनत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इन्होंने ही दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। फिर जाके इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का पूरा करवाया था। ये भी आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर जाके इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक के रूप में बनी, जो 1236 से 1240 के बीच में उनका कार्यकाल रहा था। तो कहीं ना दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, मौर्य काल हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। अगर साथीगण मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की राष्ट्रीयकरण स्थापना इनमें से किस वर्ष हुआ था? तो 1975 में। आपके एग्जाम में हमेशा जितने भी बैंक है दोस्तों, चाहे अगर मैं आरबीआई की बात करूं तो हमेशा पूछा जाता है 1934 में एक्ट आया, 1935 में स्थापना हुआ था, 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। एसबीआई दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 1955 के बाद एसबीआई का नाम रखा गया। पहले बेसिकली इंपीरियल बैंक रखा गया था। बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता, इन तीनों को मिला के 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया। फिर जाके 1955 में इंपीरियल बैंक को हटा के एसबीआई किया गया। तो दोस्तों हमेशा बैंक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आपके आया कि जो नाबार्ड बैंक है ना, जब शुरुआती पूंजी में आया उस समय कितने पूंजी के साथ जो कि शुरुआत किया गया था? तो 100 करोड़ आपके एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं बात करूं आरबीआई जब शुरुआत में आया तो बेसिकली 5 करोड़ के साथ शुरुआती आया था। तो हमेशा कहीं ना कहीं इस तरह से हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार जो आयोग है ना, बेसिकली 10 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा मानवाधिकार आयोग से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो इनका स्थापना 1993 में हुआ था, है ना। और कई भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अगर मैं कुछ बात करूँ तो 9 जनवरी दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस। अगर मैं बात करूँ 23 जनवरी पराक्रम दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। 7 अगस्त भाला फेंक दिवस आ जाएगा। 25 जो कि दोस्तों अगर जनवरी की मैं बात करूँ तो बेसिकली चुनाव जो कि दिवस के रूप में मनाया जाता है, मतदाता के दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। 27 सितंबर आपके पर्यटन दिवस के रूप में जाना जाता है। ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस है ना। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके एग्जाम में ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशंस द्वारा विकसित भारत का पहला वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो मोज़ेक आ जाएगा। आपको याद रखना, आपके एग्जाम में कंप्यूटर से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों आप सबको क्लास कैसा लगा दोस्तों आज का? अगर आपको अच्छा लगा हो मेरे साथीगण तो प्लीज़ मेरे साथीगण इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों एक रिव्यू भी ज़रूर दीजिएगा, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, पुनः पुनः बहुत बहुत स्वागत है।